एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब अगर एजुकेशन से ना हो तो ऐसी एजुकेशन वाले देश की तरक्की को कैसे संभावित माना जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही मिलता जुलता काम हमारे खुद के देश यानी भारत में कई वर्षों से होता आ रहा है और हम उस पर एक्शन लेने की भी नहीं सोच रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और अगर हाँ तो आज तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 2011 में 7,696 स्टूडेंट्स ने स्टडी के प्रेशर में आकर अपनी जान गंवा दी। 2017 में 9,905 और वही नंबर बढ़कर 2021 में 13,000 के भी पार चला गया। हद तो तब हो गई जब कोटा में नीट की तैयारी कर रही 16 साल की लड़की, जो कि यूपी के मऊ नाम के शहर से आती है, ने पेस्टिसाइड कंज्यूम कर अपनी जान गंवा दी। ऐसे कई केसेस हर दिन भारत में हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है और अगर इस पर आने वाले दिनों में भी ध्यान नहीं दिया जाता तो हमें और न जाने कई केसेस देखने को मिलेंगे और ये नंबर हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आज भारत को बदलने की जरूरत है। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही पढ़ाया जाता है जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है। दुनिया नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, नई नई फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर रही है और हम रट्टेबाजों को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही खस्ता है। हमारी सरकार को चाहिए कि स्कूलों की हालत ठीक की जाए, स्कूलों की बिल्डिंग्स में सुधार किया जाए, बच्चों को जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं, एक अच्छा पढ़ने लायक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे स्टूडेंट अपनी खुशी से पढ़ सकें और नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए। एग्जिस्टेड स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फंड किया जाए। एक टीचर होने के लिए नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि टीचिंग स्किल्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक टीचर को किसी टॉपिक के बारे में पता है लेकिन वो सामने वाले को डिलीवर यानी समझाना नहीं जानता तो उस नॉलेज का उस टीचर में होना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि एक टीचर देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करें ताकि टीचर्स के टीचिंग मेथड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और सब्जेक्ट नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। आज हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन हमारे देश के हर कोने तक पहुँचे। आज हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि देश का हर नागरिक एजुकेशन लेने में सक्षम हो। हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि गरीबी के कारण देश में कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रहे। सरकार को जो स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए अच्छी पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है। फिजिकल डिसेबल लोगों तक मदद पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि वो भी एजुकेशन लेकर देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएं। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। हमें और भी ज़्यादा हॉलिस्टिक असेसमेंट सिस्टम की ओर बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टेबाजी पर नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस किया जाने लगे। हमें आज इंटीग्रेटेड स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की ओर बढ़ने की ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स को मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्स के लिए तैयार किया जा सके, चाहे वो फिर कोई जॉब पाना हो, चाहे कुछ इन्वेंट कर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज के दिन सरकार को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट कर उनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर एजुकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाए। इससे होगा ये कि हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को तो मदद मिलेगी और देशवासियों को क्वालिटी एजुकेशन भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी देश के लिए एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है जिससे इकोनॉमिक, सोशल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि एक देश के पास सुरक्षित रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, एनर्जी प्लांट्स, टेलीकम्युनिकेशंस और बाकी जरूरी सुविधाएं हों जो देशवासियों को आराम से जीने में मदद कर सकें। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने का रास्ता है, क्योंकि ये न्यू बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने में बहुत बड़ा योगदान रखता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी देश की
पॉजिटिव प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक देश को मॉडर्न और सिक्योर बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है। जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये कोई सड़कों की डेकोरेशन नहीं बल्कि असली गड्ढे हैं। ये गड्ढे सिर्फ देशवासियों के रास्ते में आने वाली रुकावट ही नहीं बल्कि देश की तरक्की के रास्ते में आने वाली भी रुकावट बने हुए हैं। ये गड्ढे आज के भारत की पहचान बन चुके हैं। इन गड्ढों की वजह से ही न जाने आए दिन कितने सड़क हादसे होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स 2020 में 75,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई बिकॉज ऑफ पुअर रोड्स इन इंडिया। और अगर इन लास्ट 3 सालों की बात करें तो कुछ बड़ा चेंज तो हम नहीं ला पाए हैं, लेकिन हमारी भारत सरकार इस पर आने वाले समय में कुछ चेंज लाने की कोशिश तो जरूर कर रही है। लेकिन रोड्स बनाने के लिए सरकार फंड तो जारी कर देती है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आगे चलकर रोड कंस्ट्रक्शन पर कम लेकिन लालची नेताओं और ठेकेदारों की जेबों को भरने में जरूर होता है। इन्हीं कारणों की वजह से रोड्स बनाने वाले मटेरियल में मिलावट की जाती है, जिससे सिर्फ दिखाने के लिए रोड्स तो तैयार हो जाती हैं लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। कहीं कहीं तो पूरी रोड ही गायब होती है, लेकिन सरकारी कागजों में उसे शो कर दिया जाता है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन काफी हद तक अब हो रहा है, जिसमें भारत की इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली सैटेलाइट्स जिससे हम भारत के नक्शे को ट्रैक कर सकते हैं की मदद से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहाँ रोड मौजूद है और कहाँ नहीं। अब ये लालची ठेकेदारों और नेताओं की भी मजबूरी बन चुकी है कि भाई रोड तो अब बनानी ही पड़ेगी। लेकिन रोड के मटेरियल में होने वाली मिलावट की समस्या को रोकना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि भारत रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में फ्यूचर में बड़े प्लान्स की तैयारी के लिए जुट चुका है, जिससे भारत के विभिन्न राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में लगने वाला समय और फ्यूल दोनों की बचत होगी, जिससे भारत में होने वाली ओवरऑल डेवलपमेंट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज भारत में कई बड़े एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जैसे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद ढोलरा एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। एक देश के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का मतलब उस देश की ओवरऑल इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन से होता है, जो उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है। इसमें कई फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लीगल फ्रेमवर्क एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों को इनकरेज करता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। आज हमारा भारत कई कारणों से इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मॉर्गन स्टैनली, जो कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उनका एस्टिमेट है कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसकी जीडीपी अगले 10 वर्षों में $3.75 ट्रिलियन से दोगुनी होकर $8.5 ट्रिलियन की हो जाएगी, क्योंकि भारत की जीडीपी अप्रॉक्स 6.5% की एनुअल ग्रोथ रेट से कंपाउंड होगी। एक रिपोर्ट की माने तो भारत 2030 तक $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तब तक जापान और जर्मनी दोनों ही देश पीछे छूट चुके होंगे। अमेरिका और चाइना दोनों देश फर्स्ट 2 पोजीशन को होल्ड कर वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहे होंगे। आज भारत में एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। गूगल और अमेज़न मिलकर भारत में $25 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और वहीं एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को और भी एक्सपेंड कर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में $40 बिलियन कर रही है। एप्पल ने अभी तक देश में 2 रिटेल स्टोर खोले हैं। पहला स्टोर मुंबई के बीकेसी में और दूसरा दिल्ली में स्थित है। डिप्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी का कहना है कि एप्पल नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में एक्सपोर्ट्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी डबल या ट्रिपल कर सकता है। आज के दौर में भारत का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट काफी अच्छा है और ये हर भारतवासी के लिए खुशी की बात है।